नमस्कार, क्या हाल है दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अ, जो पार्चुरेशन है, प्रसव है, उसकी क्रिया कैसे होती है। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसका एक बार आपको क्विक रिकेप करवा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गर्भकाल के दौरान कौन कौन सी जटिलताएं होती है। तो गर्भकाल के दौरान जटिलताएं होती है, एक मैंने आपको बताया था, एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि हाइड्रोप्सी ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका मतलब था कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर गर्भकाल के दौरान जलाभरण होना, ये हाइड्रो एलेंटोइक हो सकता है या फिर हाइड्रो एमनियोन हो सकता है। जब एमनियोन झिल्ली में पानी भरेगा तो उसको हाइड्रो एमनियोन बोलेंगे। और आपको सबको पता है कि जो भ्रूण होता है वो कहाँ होता है, एमनियोन झिल्ली में ही होता है। तो विकार किस में उत्पन्न होता है, वो हाइड्रो एमनियोन में ही पानी भरने से भ्रूण में विकृति आती है। तो ये था हमारा हाइड्रोप्सी के बारे में। फिर हमने पढ़ा मम्मीफिकेशन के बारे में। मम्मीफिकेशन कब होता है, जब रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है तो उस कंडीशन में मम्मीफिकेशन होता है। मैसरेशन कब होता है, मैसरेशन होता है जब सर्विक्स का मुंह खुला रह जाता है तो मवाद उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया क्या चले अंदर, यूट्रस के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण जो गर्भकाल के दौरान जो बछड़ा है वो क्या हो जाता है, गल जाता है, जो फिटस है वो गल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मैसरेशन होता है। ये तीन बातें की थी। उसके हमने फैक्टर्स देखे थे, जीवाणु जनित कारक देखे थे, फिर विषाणु जनित कारक भी देखे हमने, प्रोटोजोआ जनित कारक भी हमने देखे थे। और उनकी जो अबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है, कौन कौन सी प्रावस्था में गर्भपात करवाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे पार्चुरेशन। ये सब चीजें डिस्कस हो गई। फिर उसके बाद में थी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पार्चुरेशन। जब बच्चा क्या ले रहा होता है, जन्म ले रहा होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। तो परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। परिभाषा में क्या हो जाएगा, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन मेनली कितनी प्रावस्था में होता है, तीन प्रावस्थाओं में होता है, जो होती है प्रथम प्रावस्था, द्वितीय प्रावस्था और तृतीय अवस्था। ठीक है, तो कितनी स्टेज में होती है, फर्स्ट स्टेज, एक होता है सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में होता है, और एक होती है थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स का मुंह खुलता है। हम देखो बच्चा कैसे पार्चुरेट हो रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स, सर्विक्स का, सर्विक्स का मुंह खुलना, ये कौन सी स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज में। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, अब सर्विक्स का मुंह खुल गया, सर्विक्स का मुंह खुलने के बाद में बच्चे का बाहर आना कौन सी है, बच्चे का बाहर आना सेकंड स्टेज में, बच्चे का बाहर आना। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में बच्चा बाहर आ जाने के बाद में जेर गिरना या फिर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का गिरना। तो थर्ड स्टेज में क्या आ जाएगा, प्लेसेंटा का गिरना। ये तीन प्रावस्थाएं हैं और तीन प्रावस्थाओं में क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। पहली प्रावस्था एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पहली प्रावस्था होती है जिसमें बच्चादानी का मुंह खुलता है। दूसरी प्रावस्था होती है जिसमें क्या होता है, बच्चा बाहर आ जाता है, एक्सपेल्सन ऑफ द फिटस। तीसरी प्रावस्था होती है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का गिरना, ये तीसरी प्रावस्था होती है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसमें एनिमल के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। एनिमल का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, तो एनिमल में इसमें क्या हो जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, धड़कन धड़कन बढ़ जाती है, श्वास दर, श्वास दर क्या हो जाती है, दोनों धड़कन और श्वास दर बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस मतलब इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। तो ये हुआ किसमें, फर्स्ट प्रावस्था में। दूसरी प्रावस्था में इसमें क्या लिखोगे, सबसे छोटी है
सबसे छोटी स्टेज है ये कौन सी स्टेज है? सबसे छोटी स्टेज है। तीनों प्रावस्थाओं में सबसे छोटी कौन सी है? सेकंड स्टेज है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या आ गया? दूसरा इसमें देखने को मिलता है फर्गुसन्स रिफ्लेक्स। फर्गुसन रिफ्लेक्स क्या होता है ये हम आगे देखेंगे अभी। जैसे आपको बताऊंगा, एक होता है फर्स्ट वाटर बैग बाहर आना, इसी में होता है। फर्स्ट वाटर बैग को बोलते हैं फॉल्स वाटर बैग। क्या बोलते हैं रे? फॉल्स वाटर बैग। ठीक है। इसी प्रकार फिर क्या आता है? सेकंड वाटर बैग, सेकंड वाटर बैग बाहर आना, जिसमें एक्चुअल जो भ्रूण पल रहा होता है वो किसमें पल रहा होता है? सेकंड वाटर बैग में भ्रूण पल रहा होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रू वाटर बैग। ठीक है, इसको ट्रू वाटर बैग बोलते हैं। और लास्ट स्टेज है प्लेसेंटा। और इसमें क्या होगा? इसमें गर्भाशय में तीव्रता से संकुचित होगा। गर्भाशय क्या होगा? तीव्रता से संकुचित होगा। तो यहां लिख लो, गर्भाशय तीव्रता से संकुचित होता है। तीव्रता से संकुचित होता है। तो गर्भाशय क्या हो गया? तीव्रता से संकुचित हो गया। इसी प्रकार तीसरी जो स्टेज है, हमने देखा कि गर्भाशय का संकुचन कम हो जाता है और जो प्लेसेंटोम्स है वो टूट जाती है और भ्रूणीय झिल्लियां शरीर से बाहर आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संकुचन, जो गर्भाशय का जो संकुचन है, संकुचन कम हो जाता है। ठीक है, संकुचन कम हो गया। अब संकुचन कम होने के कारण जो प्लेसेंटोम्स है, प्लेसेंटोम टूट जाते हैं तथा भ्रूणीय झिल्लियां, क्या? भ्रूणीय झिल्लियां बाहर आ जाती है। ठीक है। तो ये थी हमारी जो पार्चुरेशन, जो प्रसव की तीन मुख्य प्रावस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। हमने फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चीजें होती है वो देखा, सेकंड स्टेज में क्या क्या चीजें होती है वो देखा, और थर्ड स्टेज में क्या क्या चीजें होती है वो देखा। अब हम देखते हैं एक हमारा फर्गुसन्स रिफ्लेक्स क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट वाटर बैग मैंने बता दिया। फर्स्ट वाटर बैग वो बैग होता है जिसमें पानी की तरह तरल पदार्थ भरा रहता है और भ्रूण इसमें पाया नहीं जाता है। सेकंड वाटर बैग होता है जिसमें चिपचिपा तरल द्रव पदार्थ या चिपचिपा द्रव भरा रहता है और इसमें क्या पाया जाता है? एक्चुअल में भ्रूण पाया जाता है, एक्चुअल में फिटस पाया जाता है। ठीक है। तो ये था। फर्गुसन्स रिफ्लेक्स क्या होते हैं? देखो दोस्तों, फर्गुसन रिफ्लेक्स होते हैं जब सिग्नल, जो भ्रूण से जो सिग्नल है वो किसको जाते हैं? मां को जाते हैं। और जब सिग्नल भेजता है तो ऑक्सीटोसिन का क्या होता है? स्रावण होता है। जब फर्गुसन रिफ्लेक्स उसी को बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ने के कारण गर्भाशय और जो उदर है उसमें संकुचन ज्यादा हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम फर्गुसन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो फर्गुसन रिफ्लेक्स क्या है? फर्गुसन रिफ्लेक्स है प्रसव के समय पीयूष ग्रंथि से अधिक मात्रा में। ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस थी वो हमने देखी। अब फर्गुसन रिफ्लेक्स क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक फ्लो डायग्राम कि कैसे जो ऑक्सीटोसिन का स्रावण या कैसे जो लेबर पेन है वो स्टार्ट होता है, वो हम देखेंगे एक फ्लो चार्ट के द्वारा। तो हम देखेंगे यहाँ पे फर्गुसन्स रिफ्लेक्स। ठीक है। फर्गुसन्स रिफ्लेक्स क्या होते हैं? फर्गुसन रिफ्लेक्स होते हैं कि प्रसव के समय पीयूष ग्रंथि से, यहां पे लिख लो, प्रसव के समय पीयूष ग्रंथि से अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। और ऑक्सीटोसिन स्रावित होने के कारण जिससे गर्भाशय एवं उदर में तीव्र संकुचन होता है। क्या होता है? तीव्र
तीव्र संकुचन होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, गर्भाशय में तीव्र संकुचन होता है। तो ये था फर्गुसन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्रसव की विभिन्न अवस्थाओं का समय क्या होता है। अलग अलग एनिमल में जो अलग अलग स्टेजेज है उनकी अलग अलग प्रावस्थाएं होती है। जैसे कि हमने देखा कि घोड़ी में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज की जो प्रावस्था है वो है 1 से 4 आवर की, सेकंड स्टेज है 20 से 30 मिनट की, और थर्ड स्टेज है 1 घंटे की। ठीक है, गाय में ये 2 से 6 घंटे की। गाय में ये याद रखना कि सेकंड स्टेज का टाइम कितना होता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, 30 से 60 मिनट। ये मिनट में है सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज क्या है, फर्स्ट और थर्ड स्टेज घंटों में है। ठीक है, इसी प्रकार भेड़ में 2 से 6 घंटे की प्रथम अवस्था होती है। द्वितीय अवस्था होती है वो 30 से 120 मिनट की होती है, और तृतीय अवस्था 5 से 8 घंटे की होती है, जिसमें जेर पड़ता है। तभी देखो गाय में ये ड्यूरेशन कितनी होती है, 6 से 12 घंटे तक। अगर मान लो कोई आपका एनिमल कोई पार्चुरेट हुआ है, आपका एनिमल पार्चुरेट होने के बाद में 6 से 12 घंटे तक कोई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर जेर पड़ जाएगी। वेट कर सकते हैं अपन, या 12 से 18 घंटे भी, हम मैक्सिमम 18 घंटे वेट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, जो मैन्युअली क्या करता है, प्लेसेंटा को बाहर निकाल देता है। फिर उसी प्रकार सुअरी में है 2 से 12 घंटे का है फर्स्ट स्टेज का टाइम, 150 से 180 मिनट का, मतलब ये हो गया लगभग 2 से 3 मिनट, 2 से 3 घंटे, ये सबसे ज्यादा है इसमें। इसको भी ध्यान रखो, जो द्वितीय प्रावस्था है सबसे ज्यादा किस में होती है, वो होती है सुअरी में होती है, और 1 से 4 घंटे थर्ड स्टेज। ठीक है, तो ये था विभिन्न जानवरों में विभिन्न अवस्थाओं का भिन्न भिन्न समय। अब देखते हैं कि जी प्रसव के दौरान जो हार्मोनल नियंत्रण होता है, कैसे एक फीटस क्या करता है, हार्मोन का हार्मोन किससे सिग्नल देता है, किसको, माँ को, मादा को सिग्नल देता है, ताकि वो क्या कर सके, सर्विक्स को डायलेट कर सके और ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कर सके। तो इसको हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा हम देखते हैं कि जो भ्रूण होता है, वो भ्रूण कैसे एक मादा, जो भ्रूण है वो पेट में पल रहा है, वो कैसे एक मादा को सिग्नल देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का हार्मोन या ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन होगा तो जो गर्भ में पल रहा जो फीटस है वो किसकी तरफ जाएगा, सर्विक्स की तरफ जाएगा, बाहर निकलने की ट्राई करेगा। और जब सर्विक्स के जो, जैसे मान लो ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स पे अगर इसके जो पैर है, फीटस के जो पैर टच होंगे, तो उस सॉरी, उसकी वजह से आता है फर्गुसन रिफ्लेक्स, जो मैंने आपको पहले बताया। जब फिटस के पैर सर्विक्स को टच होते हैं तो फर्गुसन रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा स्रावित होती है और सर्विक्स का डायलेशन भी हो जाता है। ये पहले तो ये प्रक्रिया स्टार्ट कब होती है, प्रक्रिया स्टार्ट तब होती है जब मान लो बच्चा फुल डेवलप हो गया है। फुल डेवलप होने के बाद गर्भाशय में क्या होता है, जगह नहीं मिलती उसको, ना घूमने की जगह मिलती है, ना मतलब इधर उधर टहलने की जगह, टहलने की या इधर उधर घूमने की जगह या मूवमेंट की जगह नहीं मिलती है। उस कंडीशन में जो फीटस है, उस फीटस को क्या आता है, स्ट्रेस आता है। तो जैसे ही फीटस को स्ट्रेस आएगा तो फीटस क्या करेगा, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा एसिटोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसिटोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो फीटल से रिलीज होगा, वो क्या करेगा, फीटल कोर्टिजोल हार्मोन रिलीज करेगा। अब फीटल जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो दो काम करेगा। एक, एस्ट्रोजन का लेवल, हमने पहले ही देखा था प्रेगनेंसी, जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, वो है प्रोजेस्टेरोन, और वो प्रोजेस्टेरोन एज इट इज चलता आ रहा है। तो जब तक गर्भावस्था जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा, जब तक क्या नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम नहीं होगा। तो ये कोर्टिसोल क्या करता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम कर देता है, दूसरा धीरे धीरे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ाता है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करेगा, पीजीएफ2 अल्फा, हमने बताया था कि पीजीएफ2 अल्फा एक है ल्यूटिनाइजिंग एजेंट का काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग एजेंट मतलब कार्पस ल्यूटियम को डिग्रेड कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगा तो पीजीएफ2 अल्फा काम करेगा कार्पस ल्यूटियम पे, और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगा तो किसका, जो पीजीएफ2 अल्फा है उसका स्रावण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके स्रावण कम हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। पीजीएफ2 अल्फा क्या करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्रावण करेगा, जिससे सर्विक्स में फैलाव आएगा, और क्या होगा, गर्भाशय में संकुचन होगा। तो गर्भाशय में संकुचन की वजह से जो फीटस है, भ्रूण है, उसका पैर कहाँ टच होंगे, सर्विक्स पर,
तो यही है, भ्रूण का सर्विक्स और वेजाइना पर क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, जिससे क्या आएगा, फर्गुसन रिफ्लेक्स आएगा। फर्गुसन रिफ्लेक्स आने से जो मादा है वो मादा की क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन का श्रावण करेगी, और ऑक्सीटोसिन का श्रावण क्या करेगा, गर्भाशय में संकुचन करवाएगा। तो इन सब चीजें, ये जो हार्मोन है, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, फिटस बाहर आता है या पार्चुरेशन संभव हो पाता है। तो कई आपको बोले कि जो सूचनाएं है, सबसे पहले जो प्रसव की सूचनाएं है वो कहाँ से शुरू होती है, तो सबसे पहले सूचनाएं फिटस से शुरू होती है, और वन बाय वन फिर मादा के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रावण किया जाता है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, ये था एक फ्लो चार्ट जिसमें प्रसव के दौरान क्या होता है, हार्मोन नियंत्रण कैसे होता है। अगर इसको मैं एक फ्लो चार्ट से समझना चाहूँ तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जब हमने देखा था, जब निषेचन हो रहा था, उस निषेचन जब हो रहा था तो निषेचन की कंडीशन में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या था रे, ईस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे था। ये E2 क्या था, पीक पे था, जब यहाँ पे क्या हो रहा था, निषेचन। ठीक है, निषेचन के समय जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो था ज्यादा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो था कम। अब धीरे धीरे क्या करता है, जैसे यहाँ पे निषेचन हो गया तो निषेचन होते ही क्या हो जाएगा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी, और ये गर्भकाल के दौरान प्रोजेस्टेरोन ऐसा का ऐसा बना रहेगा, और गर्भकाल के दौरान ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो लो रहेगा। अब ये क्या था, ये हो गया हमारा गर्भकाल। अब जो प्रसव का समय आएगा, प्रसव के समय में आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा और ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। तो ये ईस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, और जो ये प्रोजेस्टेरोन है यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू कर देगा या कम होना शुरू कर देगा। तो ये एक डायग्राम के द्वारा भी हम देख सकते हैं, ये लाइन है प्रोजेस्टेरोन की और ये लाइन है ईस्ट्रोजन की। तो इसके द्वारा भी हम देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन कब हाई मात्रा में होता है और कब लो मात्रा में होता है। तो गर्भकाल के दौरान प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता होती है। देखो, गर्भकाल के दौरान किसकी उच्च सांद्रता होती है, प्रोजेस्टेरोन की। ईस्ट्रोजन कम होता है। प्रसव के समय प्रोजेस्टेरोन कम होता है, ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है। निषेचन के समय ईस्ट्रोजन ज्यादा रहता है और प्रोजेस्टेरोन कम रहता है। तो ये थी पार्चुरेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे, एक नया टॉपिक फिर लेके आएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक का नाम है यूटेराइन टोर्सन। टोर्सन मतलब मुड़ जाना, किसका, यूट्रस का। यूट्रस का अपने ही अक्ष पे क्या हो जाना, मुड़ जाना या गुंडी खा जाना, उसको बोलते हैं यूटेराइन टोर्सन। तो तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।